हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि टॉर्क। मतलब अगर हम एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा और उसका क्या फॉर्मूला होगा। और ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट होता है और ये एग्जाम में आ जाता है और इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हम ठीक से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कुछ चीजों को हम कंसीडर करेंगे। लैंग्वेज में हमें क्या लिखना है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक हमने डायपोल को कंसीडर किया है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस, जिस पर चार्जेस हैं हमारे कौन कौन से, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड ऑफ लेंथ 2a, जिसकी लेंथ कितनी है हमारी 2a, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कहां रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इसमें रखा हुआ है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, ई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन है हमारी लेफ्ट से राइट को, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। और ये डायपोल जो है हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। तो ये बातें समझ में आई। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, हमारा ये एक डायपोल है, डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर देखिए इसका प्लस का चार्ज है, तो इस प्लस के चार्ज पर एक फोर्स लगेगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एक सोर्स चार्ज प्लस वाला रखा होगा, तभी तो वहां से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। वो भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब राइट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स कितना होगा, प्लस क्यू ई। इसी तरह से देखिए माइनस वाले पर भी एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि ये माइनस का है और वो जो सोर्स चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव है। तो प्लस मतलब माइनस और प्लस दोनों आपस में क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करने वाले हैं, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा और वो कितना होगा, माइनस क्यू ई। इसी तरह से देखिए डायपोल जो है हमारा, इसकी जो लेंथ है हमारी 2a है, और डायपोल मोमेंट हमारा p है, जिसकी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और देखिए यहाँ पर हमने ये क्या किया है, यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया है। इन दोनों परपेंडिकुलर को जब हमने मिलाया तो क्या हो गया, ये वाली और ये वाली दो परपेंडिकुलर हमारी डिस्टेंस आई। ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें अभी आवश्यकता होगी, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये कितना आया है ये हम अभी देखते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए डायपोल मोमेंट जो होगा इसका वो p होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू क्यू इंटू 2a। मतलब चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो q इंटू 2a आ गया हमारा p। इसके बाद देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस q, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो q है इस पर फोर्स कितना लगेगा हमारा, QE लगेगा, जो कि प्लस में होगा। यहाँ पर हम प्लस लगा सकते हैं, प्लस में होगा। और अलोन E की डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में E है उसी डायरेक्शन में हमारा ये वाला फोर्स लग रहा है। दूसरा देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू। माइनस क्यू जो है हमारा, मतलब नेगेटिव जो चार्ज है हमारा, इस पर भी फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू ई, और अपोजिट टू ई। इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी माइनस वाले की, इसकी डायरेक्शन होगी ई के अपोजिट में। ई इधर है तो वो इधर लगेगा, मतलब ई किधर है हमारा, राइट साइड में है। और जो फोर्स लग रहा है इस वाले चार्ज पर, उसकी डायरेक्शन हमारी लेफ्ट में है। तो दोनों फोर्सेस हो गए हमारे। इसके बाद देखिए टोटल फोर्स जो होगा दोनों का सम अप कर देंगे। दोनों का सम अप करेंगे तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फाइनली टोटल फोर्स कितना आया हमारा, 0 आया। इस डायपोल पर फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स का टोटल कितना है, 0 है। फोर्स का टोटल 0 है, इसका मतलब क्या है, ये वाला फोर्स इसको चलाएगा नहीं, चला के कहीं दूर नहीं ले जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से इस पर जो फोर्स लग रहा है इसे चलाकर कहीं दूर नहीं ले जाएगा, इसका मतलब ये है इस पर टोटल फोर्स 0 है। ये यहाँ है यही रहेगा, लेकिन ये दोनों इसको क्या काम करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। ये इसे इस साइड में घुमाएगा और ये वाला फोर्स इसे इस साइड में घुमाएगा। इससे क्या होगा, ये डायपोल हमारा घूम जाएगा। डायपोल क्या करेगा हमारा, इस तरह से घूमेगा। तो इसी घूमने को क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं, और उस टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस।
आइदर आइदर फोर्स, देखिए दोनों फोर्सेस हमारे कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेंगे हम, और दूसरा क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी और ये वाली भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूं एक डायग्राम के थ्रू। यहां पर देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया, और यहां से लेके यहां तक देखिए ये वाली लेंथ हमारी कितनी है 2a, ये हो गई हमारी 2a, और ये है हमारा थीटा, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये वाला फाइंड करने के लिए देखिए क्या होगा, सपोज करिए ये है हमारा a b c, तो हमें निकालना क्या है, देखिए पहले यहां देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा ac अपॉन ab, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारी, AC की वैल्यू हमको AC रहने देते हैं, और AB की वैल्यू कितनी हमारी 2a है, और ये P अपॉन H क्या आ गया हमारा साइन आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा साइन होता है। तो यहां से हमें AC निकालना है, तो AC इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 2a, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2a sin थीटा, तो ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी AC 2a sin थीटा, तो ये 2a sin थीटा मैंने इस वजह से लिखी है। तो चलिए ये वाली वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं, आइदर फोर्स, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, ये हो गया हमारा QE into 2a sin थीटा। तो ध्यान से देखिए Q को और 2a को मैंने एक साथ ले लिया है और E को अलग कर दिया है, तो Q into 2a क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा P E sin थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए Q into 2a, इसको क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि ये क्या है हमारा डायपोल मोमेंट है, तो Q into 2a को हम P लिख सकते हैं, तो इस पूरे को मैंने P लिख दिया, E ये रहा और sin थीटा भी ये रहा हमारा। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे P क्रॉस E, ये हमारी वेक्टर इसकी क्वांटिटी आ गई है। अब देखिए इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब sin थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो वो sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 90, तो थीटा की वैल्यू जब हम 90 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं फॉर टो मैक्सिमम, टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए क्या लिखेंगे हम P E sin 90, जब sin 90 करेंगे तो PE आ जाएगा हमारा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी PE आ जाएगी। इस तरह से जो है हम इसको डेरिवेशन को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, डेरिवेशन हमारा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम डेरिवेशन को कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टॉर्क होगा हमारा, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी हमारी, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम अपने राइट हैंड के स्क्रू होता है हमारा, स्क्रू को जब हम राइट साइड में घुमाएंगे, स्क्रू को जब राइट साइड में घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की साइड जाएगा, तो अंदर की साइड जो स्क्रू जा रहा है, इसी की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे टॉर्क की डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान डेरिवेशन है हमारा ये, तो ये सब चीजें हमें बिल्कुल लिखनी है, लिखने के बाद सीधा सीधा ये सीधा डेरिवेशन करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उनको भी हमें सोल्व करना है। पूरी डेरिवेशन तो बहुत ही छोटा है, इसको आसानी के साथ हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एक हमारे पास बहुत लंबा वायर है जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा लंबा है, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी काफी लंबा है। तो इस वायर पर, ये वायर हमारा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वायर की वजह से इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इससे बाहर की साइड को होगी, इधर को होगी और इधर की साइड को होगी। अब हमें इस पर, इसकी वजह से इसके किसी डिस्टेंस r पर हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे वायर की वजह से उस पॉइंट P पर
जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, चलिए देखते हैं। तो कंसीडर अ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये हमारी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है कूलम्ब पर मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें एक वायर दिया हुआ है, तो वायर का हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी डिस्टेंस पर पूछ रहा है, सपोज करिए पॉइंट पी हमारा यहाँ पर r डिस्टेंस पर है, तो इस r डिस्टेंस का हमें क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। और क्योंकि ये क्या है, एक वायर है, तो इसका गॉसियन सरफेस किस तरह से बनेगा, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। तो हमने यहाँ पर एक क्या किया है, गॉसियन सरफेस बना लिया है। तो जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे r डिस्टेंस पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी जो हमारा सिलेंडर है, इसकी जो लेंथ है हमने l मान ली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसकी, इसको हमने r मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सिलेंडर है, इसकी तीन सरफेस बनेंगे। एक सरफेस तो होगा इसका कर्व सरफेस होगा, दूसरा सरफेस ऊपर वाला होगा, और एक नीचे वाला सरफेस होगा। तो ये तीन सरफेस इसके होंगे। इन तीन सरफेसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब सरफेस हमारा कर्व सरफेस है इसका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये होगी आउटवर्ड होगी। इसी तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा इसकी भी डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी। एरिया वेक्टर क्या होता है, इस कर्व सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। तो वो एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस सरफेस से। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमारी सेम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। इसी तरह से इसको हमने सरफेस 2 मान लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी, लेकिन ये सरफेस, चूंकि सरफेस इस तरह से ऊपर को है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया वेक्टर जो होगा इसका ऊपर की साइड को होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से सरफेस हमारा ये वाला है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब इस पूरे की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, phi e इक्वल हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसका हमें क्लोज इंटीग्रल निकालना है। क्योंकि यहाँ पर तीन सरफेस है, तो इन तीनों ही सरफेस को हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर phi e कितना हो जाएगा, S1 की वजह से क्या होगा, E ds1। इसी तरह से सरफेस 2 की वजह से E ds2 हो जाएगा, और सरफेस 3 की वजह से E ds3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, E ds1 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, सरफेस 1 वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल होगा हमारा 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है। इसी तरह से E ds2 cos 90 क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। और इसी तरह से तीसरे वाला जो है हमारा, इसके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। तीनों का एंगल, इन दोनों का एंगल 90 हो गया। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, ये वाला cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया हमारा E ds1। इसी तरह से देखिए, E को हमने बाहर ले लिया है। ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। जो हमारा ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई r l। कितना होता है, 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। तो h की जगह यानी हाइट की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, l लिया है, तो 2 पाई r l हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, E into 2 पाई r l हो गई। इसी तरह से देखिए, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो देखिए चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी थी, लैम्डा थी। इसका मतलब क्या है चार्ज डेंसिटी का, कि यूनिट लेंथ में हमारी चार्ज कितना है, लैम्डा। 10 लेंथ में कितना हो जाएगा चार्ज, 10 लैम्डा। 100 लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, 100 लैम्डा। इसी तरह से L लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, L लैम्डा। तो ये कितना हो जाएगा, L लैम्डा या लैम्डा L हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हमें इसका पता चल गया है। जो गॉसियन सरफेस ने जो इसे घेरा हुआ है, इस पर चार्ज हमारा कितना आ गया है, Q इक्वल लैम्डा इनटू L। अब हम देखेंगे, देखिए ये वाला तो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस पर जो है हमारा ये गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं गॉस थ्योरम हमारी क्या होती है। गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी, गॉस थ्योरम होती है हमारी फाई ई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फाई ई की वैल्यू हमारी कितनी आई, ये आई हमारी E into 2 पाई r l, और Q की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, लैम्डा l, और एप्सिलॉन नॉट हमारा ऐसे ही रहेगा।
इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एल कैंसिल हो रहा है तो हमने एल को कैंसिल कर दिया है, तो ई की वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ लैम्डा बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आ गई हमारी ई की वैल्यू। तो ये ई की वैल्यू कहाँ आई है, ई की वैल्यू आई है यहाँ से लेके यहाँ तक आर डिस्टेंस पर इस पूरे चार्ज की वजह से, ये जो हमारा वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा। तो ये डेरिवेशन है हमारा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, चलिए वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, ई वेक्टर ये हो गया हमारा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एन कैप, और ये एन कैप हमें क्या बताएगा, एन कैप है ये यूनिट वेक्टर और ये डायरेक्शन को शो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से हम अपने डेरिवेशन को आसानी के साथ कर सकते हैं, और इस डेरिवेशन पे भी हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, और ये डेरिवेशन भी हमारा बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये थिन स्फेरिकल शेल है और ये चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जो है 3 जगह पर, देखिए इसके 3 जगह होंगी। एक तो हमारा इस सरफेस, ये जो गॉसियन, ये जो सरफेस है हमारी स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर कोई पॉइंट होगा, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पूरे शेल की वजह से। इस शेल के ऊपर हमारा पॉइंट होगा, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इस शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो 3 पॉइंट्स हम लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस, चार्ज कितना है इस पर, चार्ज जो है, जो ये मतलब चार्ज है ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने इसकी कितनी ले ली है, सिग्मा ले ली है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड होगा, ये भी आउटवर्ड होगा, ये भी आउटवर्ड होगा। हम एक बार जानते हैं, ये जो हमारी शेल है इस पर जो भी हम चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पर पहुंच जाएगा, वो चार्ज कहां पहुंच जाएगा, इसके सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए हमने पॉइंट P को इस शेल के बाहर कंसीडर किया है। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, जब पॉइंट P हमारा कहां है, इस शेल के कहीं बाहर है, तो सपोज करिए वो बाहर यहां पर है, और इसके सेंटर से इस P की जो डिस्टेंस है हमने मान लिया r है, और ये जो पूरा हमारा ये जो हमारा पूरा शेल है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो चलिए देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है हमारा ये वाला, इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो कितना होगा, वो होगा E into 4 पाई R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई इक्वल होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात हम जानते हैं। तो देखिए ये जो फ्लक्स है हमारा, उसकी वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए ये वाला पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 पाई, ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा इसके साथ, Q ऊपर ऐसे ही रहेगा और R स्क्वायर नीचे आ गया। तो फाइनली आ गया हमारा इस पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा। इसके बाद देखते हैं व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, जब पॉइंट P हमारा कहां आ गया है, शेल के ऊपर आ गया है। तो जब शेल के ऊपर आ जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो वहां बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बना सकते हैं, गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। अब इस गॉसियन सरफेस की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा हमारा, फ्लक्स होगा हमारा E into 4 पाई R स्क्वायर, और ये गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर क्या आ जाएगा, सीधा कैपिटल R आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, फाइनली इसका बन जाएगा। अब देखिए इसके पॉइंट के अंदर की अगर हम बात करें, तो सपोज करिए हमने पॉइंट C लिया है, तो पॉइंट C को क्या करते हैं, हम इस वाले को ग्राफ कर देते हैं। पॉइंट C पर देखिए क्या करेंगे, ये है हमारा टॉपिक C, व्हेन पॉइंट P lies inside the shell, जब पॉइंट P हमारा कहां लाई करेगा, शेल के अंदर कहीं, यहां कहीं पर लाई करेगा। सपोज करिए यहां पर लाई कर रहा है, तो यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे और उसके डिस्टेंस ले लेंगे R। तो यहां पर अब हम देखते हैं
तो देखिए इसके थ्रू जो हमारा सर फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, फाई ई कितना होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, फाई ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई भी साथ में आता है इसका, ए इंटू 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्यू कितना है 0, तो जब क्यू 0 हो जाएगा तो ये तो टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। मैंने बताया अभी कि जितना भी चार्ज होता है वो कहां पहुंच जाता है, सरफेस पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार हम पॉइंट पी को कहां ले गए, अंदर साइड में ले गए, और अंदर साइड में हमारा फ्लक्स है। लेकिन क्या है हमारा यहाँ पर जो है हमारा टोटल चार्ज तो हमारा कहां पहुंच गया, वो सरफेस पर पहुंच गया है। इसलिए क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी तो ई भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट थे इसके। तो ये हमारा स्फेरिकल शेल था जिसकी वजह से, और ये कंडक्टिंग था। और इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल शेल हमारा जो नॉन कंडक्टिंग है या फिर इंसुलेटिंग है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।